नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब कोई आदमी अपनी बात से बार बार पलटता है, अपनी बात से बार बार पलटता है, तो उस पर भरोसा भी नहीं रहता, उसकी साख भी नहीं रहती। अंग्रेजी में से क्रेडिबिलिटी क्राइसिस कहते हैं, क्रेडिबिलिटी क्राइसिस। और कुछ ऐसा ही हाल आजकल पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। अब नीतीश कुमार ने जब से तेजस्वी का साथ छोड़ा और मोदी जी के साथ गए वो, अब बारी है नीतीश कुमार को सदन में बहुमत साबित करनी। जी हाँ, नीतीश कुमार को अब बहुमत साबित करना है। और ऐसा लोग कहते हैं कि कुर्सी कुमार की कुर्सी पर संकट के बादल। जी हाँ, सस्पेंस है कि नीतीश कुमार क्या वाकई आसानी से बहुमत साबित कर देंगे। बिग क्वेश्चन। और सवाल इस बात का भी है कि क्या मोदी ने अमित शाह से कहा है कि अब आप बिहार की स्थिति संभालिए, क्योंकि स्थिति वाकई विकट है और अमित शाह को 11वें घंटे पर मैदान में उतरना पड़ रहा है। या यूं कहें कि रिमोट कंट्रोल बिहार का अमित शाह को लेना पड़ रहा है 24/7 मोड में। और सच्चाई यह है कि अगर अगले हफ्ते बिहार में कुछ गड़बड़ हुआ, अगर 7-8 विधायक भी दाएं बाएं हुए, तो याद रखिएगा 7-8 विधायक भी दाएं बाएं हुए इस क्रेडिबिलिटी क्राइसिस में, तो फिर बेइज्जती ना सिर्फ नीतीश कुमार की होगी, इनकी भी होगी, मोदी जी और अमित शाह, बादशाह के चाणक्य की। अब दोस्तों, ये बातें मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं कि सस्पेंस है कुर्सी कुमार की कुर्सी को लेकर। दरअसल जो खबरें पटना से आ रही, इवन गोदी मीडिया में, गोदी अखबारों में जो छप रहा है, डर के छप रहा है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे विधायक हैं, चाहे वो जेडीयू के हों, चाहे वो बीजेपी के हों, वो अंडरग्राउंड हैं। कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, किसी ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है, अनट्रेसेबल है। मसलन अगर आप अखबार की सुर्खियाँ देखें पिछले 48 घंटे की, तो जेडीयू ने जब अपने विधायकों को इकट्ठा करने के लिए डिनर दिया, भोज दिया, तो 5-6 विधायक उस डिनर में नहीं पहुंचे और ये सस्पेंस बढ़ गया। और हाल ये है कि बीजेपी के भी कई विधायक फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है, जो अखबारों में आ रहा है, कि बीजेपी अपने विधायकों को बोधगया ले गई है, वहाँ पर उनको रखा जा रहा है। उधर तेजस्वी यादव ने भी सारे विधायकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और सबसे ज़्यादा तो तेज कांग्रेस लगती। कांग्रेस अपने 19 विधायकों को हवाई जहाज़ से उड़ाकर हैदराबाद में ले गई, जहाँ उसकी सरकार है। कहने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो फ़ोन नहीं उठा रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और इस बीच जो जीतन राम मांझी हैं, जी हाँ, जिन पर सारी निगाहें हैं, वहाँ पर लालू के जो दूत हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी हलचलें हैं, बहुत सी आप कह सकते हैं ऐसा घटनाक्रम चल रहा है कि पटना में लोग कह रहे हैं कि अगले हफ्ते होगा क्या, कुर्सी कुमार की कुर्सी बचेगी। बिग क्वेश्चन। और क्या अब इस स्थिति को अमित शाह को ही संभालना पड़ेगा, मोदी को ही कॉल लेनी पड़ेगी पटना की। अब दोस्तों, विधायक इधर उधर यूं ही नहीं भाग रहे हैं, स्थितियां ऐसी हैं। और उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है संख्या बल। नीतीश कुमार की फ्लोर ऑफ द हाउस में, सदन में स्थिति मजबूत नहीं है। उनके पास जितने विधायक होने चाहिए थे बड़ी संख्या में, जैसे मोदी जी के पास दिल्ली में सांसद हैं, उस तरह की संख्या नीतीश कुमार के पास नहीं है। बहुत ही थिन मेजॉरिटी है। अगर आप सदन देखेंगे बिहार का तो आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। 243 का हाउस है, जहां पर मेजॉरिटी मार्क 122 है। यानी 122 विधायक जिसके पास होंगे वो सरकार अपनी बना सकता है। अगर आप स्थिति देखें एनडीए की, जिसमें नीतीश कुमार गए हैं, 128 विधायक हैं, बीजेपी के 78 हैं, जेडीयू के 45 हैं, हम के 4 हैं और एक इंडिपेंडेंट है 1। कुल मिलाकर 122 विधायक हैं, सिर्फ बहुमत से 6 ज़्यादा। यानी आप कह सकते हैं कि 6 विधायकों के कंधे पर नीतीश कुमार की कुर्सी रखी है। एक भी विधायक या 4-5 विधायक इधर उधर हुए तो कुर्सी का 1-2 चारों पाए टूट सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा, वेरी स्लेंडर मेजॉरिटी। और अगर आप महागठबंधन की स्थिति देखें तेजस्वी की, तो उनके पास 114 विधायक हैं,
+1, एक MIM का, RJD के 79 हैं, कांग्रेस के 19 हैं, CPM-ML के 12 हैं, CPI-M के 2 हैं, CPI के 2, 16, ये कुल मिलाकर 115। कांटे की टक्कर है, टफ फाइट है। इधर से उधर 5-6 विधायक भी गए तो पटना में फिर खेला है। अब दोस्तों, एक तरफ आप कह सकते हैं बहुमत साबित करना है सरकार को, दूसरी तरफ बहुमत की गिनती बड़ी कमज़ोर है। अब ये जो गणित है, ये जो अरिथमेटिक है कमज़ोर गिनती की, मोदी जी इसको समझ रहे हैं और इसीलिए रातों रात उन्होंने अपने चाणक्य को बिहार का चार्ज दे दिया है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, कम वोट में कुछ भी हो, किरकिरी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि 8-10 विधायक इधर से उधर हों और खेला हो जाए, बड़ी बदनामी होगी। तो अमित शाह ने चार्ज संभाल लिया है पूरी तरह से, लेकिन इससे भी बड़ा जो एक इशू है जो दिलों में बैठ गया है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में, वो ये है कि नीतीश कुमार की जो सेहत है, उनका जो आप कह सकते हैं जो इस वक्त बढ़ती उम्र में जो उनकी मनोदशा है, उसको लेके तमाम तरह की शंकाएं हैं कि नीतीश कुमार थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं। और वैसे भी लोगों को लगता है, विधायकों को, कि अंतिम पारी है, कमज़ोर गिनती नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश के बाद नीतीश अगर लड़खड़ाते हैं तो उनका फ्यूचर क्या होगा? तो विधायकों को अपना फ्यूचर दिख रहा है, अपना भविष्य दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जो बढ़ती उम्र का असर है नीतीश कुमार के एक्शंस पर, जिस तरह से उन्होंने बहुत ही अप्रत्याशित यू टर्न लिया। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 2 साल के अंदर 2 यू टर्न, एक यू टर्न अगर आप लेते हैं तो भी समझ में आता है, 2 यू टर्न का मतलब है 0। अगर आप 2 यू टर्न लेते हैं तो 0 बनता है। क्यों? तो क्या नीतीश कुमार की जो सियासत है वो 0 की तरफ बढ़ रही है? और इसको लेकर विधायक जो हैं कहीं ना कहीं सशंकित हैं, अपने फ्यूचर को लेकर असुरक्षा की भावना उनके मन में, इसीलिए फ़ोन नहीं उठा रहे, कुछ भी कर सकते। क्या ऐसी स्थिति है? क्या नीतीश कुमार कमज़ोर विकेट पर है? और अगर वो कमज़ोर हैं तो फिर ये 2 भी कमज़ोर हैं। अब दोस्तों, जो अगला हफ्ता है बिहार में वाकई चुनौतियों से भरपूर है, बहुत से चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि नीतीश कुमार को सबसे पहले तो स्पीकर हटाना है, असेंबली का स्पीकर जो है वो तेजस्वी और लालू जी का है, उसको हटाना पड़ेगा। उसके बाद बहुमत साबित करना है, फिर राज्यसभा का चुनाव है जो बहुत निर्णायक है, और उसके बाद फिर चुनाव है, और हो सकता है विधानसभा भी भंग कर दें नीतीश कुमार। तो बहुत कुछ नीतीश कुमार के एजेंडा में। तो अगर ये चैलेंज नीतीश कुमार के लिए, तो पर्दे के पीछे ये चैलेंज मोदी और शाह के लिए भी है। और इसको लेकर जो एक सस्पेंस बना हुआ है कि कुर्सी कुमार की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, कुछ विधायक खेला ना कर जाएं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो उनके पार्टी में ही नीतीश कुमार के साथ नहीं खड़े, कुछ विधायक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश को छोड़कर आरजेडी की तरफ जाना चाहते हैं। ये भी चल रहा है खेल। क्या होने जा रहा है बिहार में? क्योंकि अब अमित शाह के लिए भी चैलेंज है सबको बचाना, जितने भी विधायक हैं, और बचा के जिस दिन बहुमत है उनको सदन तक पहुंचाना। तोड़फोड़ की राजनीति जाहिर तौर पर होगी। क्या होने जा रहा है बिहार में? बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर खड़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट मोड़ पर इसलिए है क्योंकि ज़रा सा भी कुछ डगमग हुआ तो ये एडवांटेज इंडिया अलायंस हो सकता है, ये डिसएडवांटेज एनडीए हो सकता है, और चुनाव पर इसका असर हो सकता है। 40 सीटों वाला बिहार याद करिएगा आप, 40 सीटें हैं लोकसभा की। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में। मुझे लगता है ग्राउंड जीरो के हाल हमें जानना बड़ा ज़रूरी है कि वाकई पटना में हो क्या रहा है, पाटलिपुत्र में हो क्या रहा है। ये विधायक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये जो विधायक हैं जो ट्रेसलेस हैं, जो रडार पर नहीं आ रहे, अमित शाह के और नीतीश कुमार के, कौन है और क्यों रडार पे नहीं आ रहे हैं? स्थिति को समझना ज़रूरी है। और इसलिए हम चलेंगे बिहार के जर्नलिस्ट, डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार के साथ। और मेरी गुजारिश है कि इस बातचीत को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बातचीत कहीं ना कहीं अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है बिहार में उसकी तस्वीर पेश करती है। और मैंने कहा कि ये तस्वीर 2024 के फाइनल के लिए इंपॉर्टेंट है। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी, भले ही मोदी का हाथ उनके पीछे है, अमित शाह का हाथ उनके पीछे है, लेकिन जो संख्या बल उनके साथ है, थिन मेजॉरिटी है, बहुत ज्यादा संख्या बल है नहीं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर सस्पेंस है? आने वाला हफ्ता नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं है।
निश्चित तौर पर दीपक जी, बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति में आप साफ साफ कह सकते हैं कि थिन मेजोरिटी यानी बेहद साधारण बहुमत पर, केवल 6 विधायकों के बहुमत पर टिकी हुई सरकार हर बीतते घंटे के साथ एक संकट बढ़ता जा रहा है। कोई ना कोई नाराज हो रहा है, जो नाराज हो रहा है उसे किसी को सांसद का टिकट चाहिए, किसी को मंत्री पद चाहिए, तो सरकार तो संकट में है। जी, ये सही बात है। आप कह रहे हैं कि क्योंकि 6 विधायक ही ज़्यादा हैं उनके पास, और ये 6 विधायक ज़्यादा मतलब वाक़ई एक थिन मेजॉरिटी है। और जब किसी की स्थिति कमज़ोर होती है, और वैसे भी नीतीश कुमार की अब स्थिति पॉलिटिकल भी कमज़ोर है और क्रेडिबिलिटी भी उनकी बहुत कमज़ोर है। पलटू राम बार-बार यू टर्न ले रहे हैं, और जैसे साइंस में कहते हैं कि 2 बार यू टर्न ले ली तो ज़ीरो हो जाता है। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि नीतीश कुमार की स्थिति आपने कहा कमज़ोर है, लेकिन जो उनके विधायक हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उनको प्रॉब्लम क्या है? कन्फ्यूजन क्या है जनता दल यूनाइटेड के विधायकों में? प्रॉब्लम क्या है नीतीश से? दीपक जी, दो स्थितियां उत्पन्न हो रही है। पहली, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानसिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर, जी, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन इसके काउंटर में जेडीयू के लोग भी, आरजेडी के लोग भी, बीजेपी के लोग भी, कुछ लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ कुछ मामलों में ही गड़बड़ है क्या, या यह अफवाह फैलाई गई है, क्योंकि गृह मंत्रालय भाजपा को नहीं देना है, वो तैयार है। पाला बदलना है, इसके लिए उनके पास दिमाग है। विधानसभा भंग करना है, ये पूरी फॉर्मेटिंग तैयार की जा रही है, इसके लिए लेकिन उनके आप ये पास, कहना उनका चाह मानसिक रहे हैं स्वास्थ्य ठीक है। कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्वेश्चन्स हैं उनके ऊपर, उनका जो जी, किरदार है या उनका जो स्टैंस है, जिस तरह का जी, भाषण दे रहे हैं, जिस तरह के वो बयान देते हैं, उसको लेकर क्या उनके मनोदशा को लेकर, हम बहुत पर्सनल नहीं जा रहे जी। हैं, लेकिन क्या इस तरह के वहाँ पर सवाल उठ रहे हैं? लोग थोड़ा-सा कहीं न कहीं असमंजस में हैं, इनके स्वास्थ्य को लेकर उनके विधायक, कि नीतीश के बाद फ्यूचर क्या है? आप जो बात कह रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर समस्या है, स्वास्थ्य को लेकर मैंने पहले भी कहा आपसे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज सामने आ रहे हैं। एक तो जो बयान उन्होंने विधानसभा में दिया, जो कई बार उनकी हरकतें दिख जाती है, उससे उनके स्वास्थ्य पर सवाल है। लेकिन पॉलिटिकल मूव को लेकर लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, उसमें हम आगे नहीं जाते हैं। जी। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। आपको मैं बता दूं, बिहार में जनता दल यूनाइटेड सत्ता के सहारे चलने वाली पार्टी है। सत्ता गई, पार्टी का जनाधार गया, पार्टी का नेतृत्व भी किसी काम का नहीं रहा। जब तक सत्ता है, तब तक पार्टी के पास एक ठीक ठाक जनाधार भी है। कुर्सी की वजह से सत्ता का जो ग्लैमर होता है वो उनके साथ है, और 14-15% के आसपास वोट भी है। लेकिन जी। राजद और बीजेपी की तरह वो एक स्टेबल पार्टी बिहार में जनाधार के मामले में नहीं है। और जैसे जैसे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में कंफ्यूजन फैलेगी, वैसे वैसे जनता दल यूनाइटेड के लोग अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए दूसरी तरफ देखना शुरू करेंगे। ठीक है, जी, मैं समझ गया। एक एक उनका एक बहुत पर्सनल इश्यू है, एक जी, हेल्थ इश्यू है, और उस हेल्थ इश्यू पर बहुत से सवाल सुशील मोदी ने भी उठाए, विपक्ष ने भी उठाए, पार्टी के लोग भी पर्दे के पीछे बात करते हैं। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा, ये हेल्थ इश्यूज़ के अलावा, क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम विधायक हैं या जो सेकुलर विधायक हैं, उनको लगता है कि मुसलमान अब क्यों वोट देगा? अगर हम बीजेपी का दामन थामेंगे, क्या नीतीश कुमार की जो समाजवादी धारा के जो विधायक हैं, उनका इंक्लिनेशन क्या आरजेडी की तरफ ज़्यादा है? क्या वो नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं? क्या उनको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है अपने भविष्य को लेकर, नीतीश कुमार ने जिस तरह से पाला बदला है? देखिए, ये सारी चीजें हैं, और इसमें कारण सिर्फ इतना नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ सेकुलर धारा के लोग हैं जो बीजेपी का साथ पसंद नहीं करते, क्योंकि यही लोग अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी का साथ पसंद करते थे, मोदी साहब वाली बीजेपी का साथ पसंद नहीं करते। नहीं करते सच्चाई ये मोदी है। को। दूसरी बात यह है कि पार्टी में जो दो नए मौसम वैज्ञानिक, पार्टी के लोगों के शब्दों में कहे तो दो नए मौसम वैज्ञानिक जो आए हैं, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से, उनका बढ़ता दखल, पार्टी के पुराने लोग, समता पार्टी की स्थापना के समय से और जेडीयू की स्थापना के समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जो संजय 2 झा लोग हैं, बीजेपी से आए। संजय संजय झा हैं और दूसरे शायद जी, अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी। जी, ये दोनों जो नेता हैं, इनका बीजेपी की तरफ रुझान ज़्यादा है, और क्या ये बात सही है कि संजय झा और अशोक चौधरी ही नीतीश कुमार को तोड़कर अमित शाह से
के पास ले गए? कैसी बात है, दीपक जी चर्चा है सिर्फ पटना में? दीपक जी सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि अमित शाह के पास ले गए या बीजेपी के पास ले गए या मोदी जी के पास ले गए। बात यह है कि ये दोनों विधायक भी नहीं है, ये दोनों विधान परिषद वाले हैं। पर्दे के पीछे की राजनीति करने वाले ये लोग, कहा जाता है कि ये जेडीयू के अंदर के केसी वेणुगोपाल है, पिछले दर्जे से ओह! राजनीति करने वाले, और यही पार्टी में सबसे ताकतवर बने हुए हैं। तो जो संजय चुनाव झा जीत और कर आए अतुल हैं सावे। जी, और इन दोनों की भूमिका आप जानते हैं। संजय झा अरुण जेटली के करीबी थे, बीजेपी से जेडीयू में लाए गए, बीजेपी की सहमति से लाए गए थे। जब लाए गए तो कहा गया। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, राहुल गांधी उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते। शायद मोहन और भागवत के करीबी है। हाँ, मोहन भागवत के, इनके बेटे की, इनके घर में शादी हुई थी तो मोहन भागवत भी आए थे। और इन दोनों पर आरोप लगता है कि ये दोनों बीजेपी के चलिए, पास लेकर गए। मैं आपको एक मैं छोटी समझ घटना इसमें गया। जोड़ दूं, एक छोटी घटना जोड़ दूं। जेडीयू के एक विधायक है सुदर्शन कुमार, कांग्रेस के बड़े नेता राजू सिंह के पोते हैं। आज वो विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई थी, जो लंच दिया गया था, उस लंच में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उसी इलाके से है जहां से अशोक चौधरी हैं। वो नहीं पहुंचे थे और नीतीश कुमार की वो बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन कहा जा रहा है अशोक चौधरी की वजह से नहीं पहुंचे थे। हालांकि अशोक चौधरी क्या भी नहीं क्या पहुंचे आपको थे। लगता है कि बीजेपी में भी कई विधायक हैं जो अंडरग्राउंड हैं, जो सम्राट चौधरी को लाइक नहीं करते? क्या जेडीयू में भी कुछ लोग अंडरग्राउंड हैं? कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इस वक्त पटना में नहीं है। अगर ये स्थिति आपको दिख रही है कि कोई विधायक अंडरग्राउंड है, कोई विधायक किसी के घर में छुपा हुआ है, कोई विधायक होटल में बंद है, कोई विधायक मीटिंग में नहीं जा रहा है, लंच में नहीं जा रहा है अपने नेताओं के साथ, क्या खेला हो सकता है? अगले हफ्ते खेला हो सकता है? आपको ऐसी आशंका है? देखिए, आप जिस बीजेपी को जानते हैं, जिस बीजेपी को आपने देखा है, वो बीजेपी अब नहीं है। वो बीजेपी तब मोटे तौर पर आरएसएस के कैडर से बनी हुई बीजेपी थी, संघ की विचारधारा से आए लोगों की बीजेपी थी। अब आज की बीजेपी में सम्राट चौधरी जैसे लोग हैं, जो राजद में भी रहे, जदयू में भी रहे, और जीतन राम मांझी की पार्टी में भी रहे, और वहां से आए और सीधे चेहरा बना दिए गए। वो पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भी है, डिप्टी सीएम भी है, और उनको बिहार का योगी भी कहा जा रहा है। यह बिल्कुल कर्नाटक जैसी स्थिति है बिहार भाजपा में, कि जब एसआर बोमई के बेटे को जनता दल से आए हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और यह स्थिति बीजेपी में है, तो बीजेपी का काडर, संघ का काडर उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है इस परिस्थिति को। तो भाजपा जी। में भी यही स्थिति, कांग्रेस में भी यही स्थिति है। कांग्रेस विधायकों की जो बाड़ेबंदी हुई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कहां से आए हैं? राष्ट्रीय जनता दल में थे, और वो राजद से आए हैं। कांग्रेस के लोग उन्हें लालू यादव के आदमी के तौर पर देखते हैं, और उनका राज्यसभा का चुनाव फंसा हुआ है। इस वजह से भी बाड़ेबंदी हैदराबाद में हुई है। इसमें जी। माले ही दिख रही है जिसको बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं पड़ी है, नहीं तो सबको बाड़ेबंदी की जरूरत है। राजद की फुटेज भी आपने देखी है कि किस प्रकार से बाड़ेबंदी हो रही है, तो सारी चीजें हो रही है। आपको लगता है कि अगर नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट यानी अपनी उन्होंने मेजॉरिटी प्रूव कर दी, वो किसी तरह से अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित करने में कामयाब रहे, हो सकता है, क्या उसके बाद भी नीतीश कुमार की कुर्सी पर संकट के बादल बने रहेंगे? क्योंकि विधायकों की संख्या तो बढ़ नहीं रही, थिन मेजॉरिटी है। क्या आगे चलकर भी ये सरकार कमजोर ही रहेगी जो आज की तारीख में कमजोर है? दीपक जी, बिहार में आप एक चीज जान लीजिए, हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी है, सब सबकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया, इसका सीधा मतलब है कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव तय हो गया, किसी भी दिन विधानसभा भंग हो सकती है। नंबर दो, आखिर विधानसभा भंग करने की उनकी बात पर बीजेपी क्यों तैयार है? क्योंकि नरेंद्र मोदी को दिल्ली में नंबर चाहिए, नीतीश कुमार को पटना में नंबर चाहिए। इनको 45 से ऊपर अपने विधायकों को ले जाना है। नरेंद्र मोदी को 272 से नीचे नहीं करने देना है बीजेपी के संसदीय दल को। तो इन दोनों के बीच जो सुविधा का समझौता है कि आप मुझे दिल्ली में नंबर दो, मैं आपको पटना में नंबर दूंगा, और इसी वजह से यह समझौता हुआ है। ना तो नरेंद्र मोदी ये ठेका लिए हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए हम आए हैं साथ में, ना ही नीतीश कुमार ने ठेका लिया है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैरिज ऑफ ये कन्वीनियंस अपनी कहते सुविधा हैं। की जी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, अपनी जी, सुविधा अनुसार। एक चीज और, मुझे अंतिम सवाल है, लोग ऐसा दिल्ली में कह रहे हैं कि साहब पटना में जो ये सब चीजें चल रही हैं, किसी का विधायक अंडरग्राउंड है, किसी के विधायक डिनर पे नहीं पहुंच रहे हैं, किसी के विधायकों ने, किसी पार्टी के विधायकों ने फोन बंद कर दिया है,
बीजेपी के बहुत से विधायक हैं, उन्होंने फोन बंद कर दिया है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह बहुत बेचैन है। क्या सही बात है कि अमित शाह परेशान है? ऐसी बात है? क्या उन्हें भी थोड़ा-सा दिल धक-धक कर रहा है? ऐसी ऐसी बात है क्या? देखिए, भारतीय समाज की जो संरचना है, उसको आप समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार की सरकार अगर गिरती है और उस गिरने में बीजेपी विधायकों की आपसी समस्या या प्रदेश नेतृत्व से समस्या भी होती है और सरकार गिरती है, सारा दोष नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मत्थे मढ़ा जा सकता है। और जी, नीतीश जी। कुमार की सरकार गिरने का मतलब क्या होगा? आपने सरकार बनाई, सब ठीक है, लेकिन आपने सरकार गिराई, तो बिहार और बिहार के बाहर जो नीतीश कुमार का समुदाय है, उस समुदाय के वोटों से आपको वंचित होना पड़ सकता है। फिर वो रिवेंज मोड में जाकर, बदले की भावना से जाकर भाजपा हराओ मतलब ये अभियान में लग सकते हैं। आप कह रहे हैं जी, डबल बेइज्जती होगी, डबल बेइज्जती होगी। एक तो आपने नीतीश कुमार ने यू टर्न लिया हर हुँ, हर 1.5 साल के अंदर। एक तो पलटू राम मोदी जी भी कहे जा हुँ, रहे हैं कि भाई सिर्फ नीतीश कुमार नहीं पलटे, मोदी भी पलट गए, अमित शाह भी हुँ, पलट गए। तो डबल बेइज्जती, सरकार भी जाएगी, बेइज्जती भी होगी और फिर इसका लोकसभा में मुझे लगता है कहीं न कहीं असर भी हो सकता है। कुल हुँ, मिलाकर आपने एक बात कही है कि पाटलिपुत्र में कुर्सी कुमार की जो कुर्सी है, उसके पाँव अभी कमज़ोर हैं और अगर कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार अगर अपनी सरकार बहुमत साबित कर देते हैं, फिर भी वो ये सरकार गिरा देंगे, विधानसभा भंग कर देंगे, क्योंकि जो थिन मेजॉरिटी है, बहुत हुँ। ही उनकी जो संख्या बल है बहुत कमज़ोर है। इस वजह से नीतीश कुमार भी चाहेंगे कि इस सिचुएशन से बाहर आएँ। यानी आपको ऐसा लगता है कि बिहार में अभी हमने ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, पिक्चर तो 4 दिनों का खेल है, 4 से 5 दिनों का। 12, 13, 14, 15 और 16 फरवरी। राज्यसभा जी, का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो जाए, बजट के साथ आया हुआ वोट ऑन अकाउंट पास हो जाए और स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए। नीतीश जी, कुमार को न तो इस विधानसभा से मतलब है और न इस सरकार को चलाने से मतलब है। भंग हो जाएगी तो कार्यवाहक सरकार के मुखिया वो रहेंगे और जी, चुनाव के जी। बाद किसकी घटेगी, किसकी बढ़ेगी, इस पर हमारी आपकी राय, हमारे दर्शकों की राय अलग-अलग हो ये सकती है। आपने एक बड़ी लेकिन बात कही कि 12, 13, 14, 15, 16 यानी जी, ये जो 4-5 दिन हैं, ये बहुत ही मुश्किल हैं। मुश्किल नीतीश कुमार के लिए हैं, मुश्किल ये अमित शाह के लिए, चाणक्य के लिए भी हैं, क्योंकि इस कमज़ोर संख्या बल से उनको उभरना है और ये जो विधायक अंडरग्राउंड हो गए, इनको भी समझाना है, इनको भी तैयार करना है। क्योंकि अगर 6-7 विधायक ने भी खेल कर दिया, तो हुँ, पाटलिपुत्र में बड़ा खेल हो सकता है। जी, अभिषेक आप आए और आपने जो जानकारी भीतर की दी मुझे लगता है कि इस सिचुएशन को भी आपको और देखना पड़ेगा क्योंकि पटना में वाक़ई कुछ भी हो सकता है। हालाँकि अमित शाह और मोदी किसी भी सूरत में नीतीश की सरकार गिरने नहीं देंगे क्योंकि चाहे मीडिया हो, अदालतें हों, ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, पैसा हो, कॉर्पोरेट हो, सब कुछ उनके साथ है। किसी का भी हेमंत सोरेन वो कर सकते हैं। ये असली ताकत है, तलवार की नोक पे सत्ता को कहीं न कहीं कायम रखना। आपका आप आए अभिषेक और जिस तरह से बेबाकी के साथ आपने अपनी बातें रखी, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।